हे एवरीवन, आओ इस नए लाइव डीप डाइव में सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मेरे साथ है हमारी मास्टर टीचर और उन्होंने आज हमारी बायोलॉजी की क्लास के लिए एक बहुत ही जबरदस्त मिशन सेट किया है। थैंक यू सो मच। तो स्टडी विद श्रेया चैनल के सभी स्टूडेंट्स का पूरे जोश के साथ स्वागत है आज के सेशन में। आज का हमारा विषय है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और बिना किसी देरी के सीधे हम पहले पॉइंट पर आते हैं। देखो, एनसीईआरटी के हिसाब से हेल्थ का मतलब सिर्फ जिम जाकर अच्छी बॉडी बनाना या फिजिकल फिटनेस मेंटेन करना नहीं है। ये एक कंप्लीटली होलिस्टिक, मतलब एक कंप्लीट स्टेट है। अच्छा, तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई बाहर से एकदम फिट और मस्कुलर दिख रहा है तो भी वो अनहेल्दी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सोचो, अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से एकदम फिट है लेकिन वो 24 घंटे मेंटल स्ट्रेस में रहता है, या फिर समाज में किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो पाता और हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, जिसे हम सोशल हेल्थ कहते हैं, तो उसे हेल्दी किसी हालत में नहीं माना जा सकता। एक स्वस्थ नागरिक ही किसी देश की अर्थव्यवस्था और प्रोडक्टिविटी को मजबूत बनाता है। और यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स के लिए पहला एग्जाम अलर्ट है। ओके, सभी ध्यान से सुनेंगे। हाँ, एग्जाम में जब कंप्लीट स्टेट ऑफ हेल्थ पूछा जाए तो ऑप्शंस में सिर्फ फिजिकल पर टिक नहीं करना है। फिजिकल, मेंटल और सोशल, इन तीनों फैक्टर्स वाले ऑप्शन पर टिक करना है। राइट, मतलब फिजिकल के साथ मेंटल और सोशल बैलेंस भी जरूरी है। पर मैम, हेल्थ को लेकर तो पहले लोगों में बहुत अंधविश्वास होते थे ना? हाँ, हम अपने दूसरे पॉइंट में यही देख रहे हैं। पहले हिपोक्रेटिस और हमारे आयुर्वेदा का मानना था कि शरीर ह्यूमर्स यानी तरल पदार्थों के संतुलन से चलता है। एक बहुत बड़ी गलत धारणा थी तब की। जिनके अंदर काला पेट यानी ब्लैक बाइल ज्यादा होता है वो गर्म मिजाज के होते हैं और उन्हें हमेशा बुखार रहता है। अरे, तो इस ब्लैक बाइल वाली अजीब थ्योरी को फिर गलत किसने और कैसे साबित किया था? एक साइंटिस्ट थे, विलियम हार्वी। हार्वी ने ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त परिसंचारण की खोज करके पूरा गेम ही बदल दिया। उन्होंने एक सिंपल से थर्मोमीटर का इस्तेमाल करके ये साबित कर दिया कि जिन्हें ब्लैक बाइल वाला माना जाता है उनका टेम्परेचर भी बिल्कुल नॉर्मल होता है। ओह वाओ, मतलब एक थर्मोमीटर ने पूरी सदियों पुरानी थ्योरी उड़ा दी। एकदम। और यहाँ एक और एग्जाम अलर्ट है। विशेष रूप से याद रखना कि विलियम हार्वे ने अपनी एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी प्रयोगात्मक विधि से गुड ह्यूमर वाली थ्योरी को हमेशा के लिए गलत साबित किया था। गॉट इट, एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब थोड़ा आज के टाइम पर आते हैं। हेल्थ का हिस्ट्री तो समझ आ गया, पर आज की डेट में हमारी इस सेहत को सबसे ज्यादा बिगाड़ता कौन है? देखो, हमारी सेहत पर मुख्य रूप से 3 चीजें वॉर करती हैं। पहला है जेनेटिक फैक्टर्स, यानी वो आनुवांशिक विकार जो बचपन से ही माता पिता से मिलते हैं। दूसरा है इन्फेक्शंस, जैसे बाहरी वायरस या बैक्टीरिया का हमला। और तीसरा है हमारी लाइफस्टाइल, यानी जीवन शैली। हम क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं और एक्सरसाइज करते हैं या नहीं। पर जीन्स को तो हम बदल नहीं सकते ना, फिर हम अपनी हेल्थ को कंट्रोल कैसे करें? यही तो कैच है। जेनेटिक्स हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है, लेकिन जंक फूड छोड़ना, टाइम पर सोना और एक्सरसाइज करना, ये लाइफस्टाइल तो पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है ना। इसलिए एग्जाम अलर्ट नोट करो सभी, लाइफस्टाइल सबसे ज्यादा कंट्रोलेबल फैक्टर है। आजकल के मॉडर्न एग्जाम्स में सेल्फ इन्फ्लिक्टेड चॉइसेस यानी खुद की चुनी हुई आदतों पर सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। राइट, मतलब हम खुद ही अपनी बीमारियां बुला रहे हैं, पर उन बीमारियों का क्या जो बाहर से आती हैं, जैसे इन्फेक्शंस? हाँ, जो बीमारी पैदा करने वाले जीव होते हैं ना, जैसे बैक्टीरिया, वायरस या फंगी, उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। ये पैथोजेंस एक तरह के बिन बुलाए मेहमान हैं जो हमारे अंदर आकर कब्जा करते हैं। हम उनके लिए होस्ट होते हैं। पर एक बेसिक डाउट है मुझे, हमारे पेट में तो इतना खतरनाक एसिड होता है ना, लो पीएच वाला, तो ये बैक्टीरिया वहां जिंदा कैसे बच जाते हैं? यही तो इनकी निंजा टेक्निक है। इसे हम एडेप्टेशन कहते हैं। अगर किसी पैथोजन को हमारे पेट यानी गट में सरवाइव करना है तो उसे उस खतरनाक लो पीएच और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को झेलने की कला आनी ही चाहिए, वरना वो वहां टिकी नहीं पाएगा। ओह, मतलब वो एकदम शील्ड वगैरह पहन कर आते हैं। सही पकड़े। और ये भी एक एग्जाम अलर्ट है। अगर एग्जाम में आए कि आंत में रहने वाले पैथोजन के पास क्या होना जरूरी है, तो उसका एडेप्टेशन रिक्वायरमेंट यही है कि उसमें लो पीएच से बचने की क्षमता होनी ही चाहिए। ओके, मेक सेंस। तो इसका कोई क्लासिक एग्जांपल है हमारे पास? बिल्कुल। सैल्मोनेला टाइफी को ले लो।
ये बैक्टीरिया दूषित भोजन और पानी के रास्ते सीधे हमारी छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री लेता है, फिर वहां से खून के जरिए बाकी हिस्सों में फैल जाता है। ये 39 से 40 डिग्री सेल्सियस का तेज बुखार देता है और सीरियस केसेस में तो आंतों में छेद यानी इंटेस्टिनल परफोरेशन तक कर देता है, जो कि जानलेवा होता है। बाप रे। पर मैंने सुना है कि टाइफाइड में एक एसिम्प्टोमेटिक केस भी बहुत फेमस हुआ था हिस्ट्री में। क्या कोई बिना बीमार पड़े भी दूसरों को इन्फेक्शन दे सकता है? हाँ, तुम मैरी मॉलिन की बात कर रहे हो। ये एक सच्ची कहानी है। मैरी मॉलिन एक कुक थी जो बाहर से बिल्कुल ठीक दिखती थी, पर बिना बीमार पड़े सालों तक अपने बनाए खाने के जरिए लोगों में टाइफाइड फैलाती रही। लिटरली एक वॉकिंग बायोहैजर्ड थी वो। एकदम। इसे लोग टाइफाइड मैरी बुलाने लगे थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ एग्जाम अलर्ट ध्यान रखें कि टाइफाइड की पुष्टि विडाल टेस्ट से होती है और मैरी मैलन एक एसिम्प्टोमेटिक कैरियर यानी बिना लक्षण वाले वाहक का सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है। विडाल टेस्ट, ठीक है। अब टाइफाइड तो आंतों की बीमारी हुई, पर फेफड़ों का क्या? वहां कौन हमला करता है? फेफड़ों में हमला करता है न्यूमोनिया। इसे मेनली स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा नाम के बैक्टीरिया करते हैं। ये सीधे फेफड़ों के एल्वियोलाई यानी उन छोटे वायु कोशिकाओं पर हमला करते हैं, जिससे उनमें फ्लूइड या तरल भर जाता है। एल्वियोलाई में फ्लूइड भरने से बॉडी पर तुरंत क्या असर दिखता है? सोचो, अगर एल्वियोलाई में पानी भर गया तो वहां से ऑक्सीजन का एक्सचेंज पूरी तरह रुक जाएगा, जिससे शरीर में भयंकर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा सिम्टम ये है कि सीरियस केसेस में मरीज के होंठ और नाखून नीले या धूसर यानी ब्लू या ग्रे पड़ जाते हैं। ओ, नीले पड़ना मतलब ऑक्सीजन की भारी कमी। हाँ, और एग्जाम अलर्ट यहीं पर है। एग्जामिनर अक्सर ट्रैप करते हैं। अगर सवाल में नाखून नीले या धूसर होने की बात हो रही है, जिसे साइनोसिस कहते हैं, तो वो ऑर्डिनरी जुकाम बिल्कुल नहीं है। उसका आंसर हमेशा निमोनिया ही होगा। ये बहुत अच्छा ट्रैप बताया आपने, क्योंकि जुकाम और निमोनिया को लोग अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। तो ऑर्डिनरी जुकाम में क्या होता है फिर? देखो, साधारण जुकाम राइनोवायरसेस के एक ग्रुप के कारण होता है और ये न्यूमोनिया से एकदम अलग है। जुकाम सिर्फ हमारी नाक और श्वासन मार्ग यानी रेस्पिरेटरी पैसेज को निशाना बनाता है, फेफड़ों को नहीं। ये किसी संक्रमित दोस्त का पेन शेयर करने से या छींकने की ड्रॉपलेट से बहुत जल्दी फैलता है। अच्छा, पर जुकाम के लिए किसी हेवी मेडिसिन की जरूरत नहीं होती ना? ये तो शायद खुद ही ठीक हो जाता है। बिल्कुल सही। ये आम तौर पर 3 से 7 दिन तक रहता है और बॉडी इसे खुद ही निपट लेती है। इसका एग्जाम अलर्ट खास तौर पर ध्यान रखें कि राइनो वायरस फेफड़ों को कभी इन्फेक्ट नहीं करता। याद रखो, नॉट लंग्स। ये सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक सीमित रहता है। ओके, क्लियर है। अब हमने बैक्टीरिया देख लिया, वायरस देख लिया। अब बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन और डेंजरस बीमारी की, मलेरिया। मलेरिया एक वायरल बीमारी नहीं है। ये प्रोटोजोआ से होती है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। इसकी अलग अलग प्रजातियां होती हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, मलेरियाए और फेल्सिपरम। इनमें से प्लाज्मोडियम फेल्सिपरम सबसे खतरनाक है, जो जानलेवा मैलिग्नेंट मलेरिया करता है। वेट, सो आई मीन मैम, हमें तो बचपन से यही सिखाया गया है कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, तो अब ये प्लाज्मोडियम कहाँ से आ गया? यही तो बायोलॉजी का ट्विस्ट है। इस प्लाज्मोडियम को अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए 2 होस्ट चाहिए होते हैं। पहला है हम इंसान और दूसरी है मादा एनोफिलीज यानी फीमेल एनोफिलीज मच्छर। मच्छर तो दरअसल सिर्फ एक कुरियर बॉय है जो इस पैथोजन को एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाती है। अच्छा, मतलब मच्छर इज जस्ट अ डिलीवरी एजेंट? एकदम सही। और यही तुम्हारा एग्जाम अलर्ट है। स्टूडेंट्स को याद रखना है कि मादा मच्छर सिर्फ एक वाहक यानी वेक्टर है। असली रोगाणु यानी पैथोजन प्लाज्मोडियम है। इसमें एग्जाम में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ओके, तो जब ये कुरियर बॉय प्लाज्मोडियम को हमारी बॉडी में डिलीवर कर देता है, तब क्या होता है? इसका मिशन क्या होता है अंदर? ये किसी कोवर्ट ऑप्स की तरह है। मच्छर के काटने पर ये स्पोरोजाइट्स के रूप में हमारी बॉडी में घुसते हैं। फिर ये चुपके से हमारे लिवर में जाते हैं और वहां अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अपनी पूरी फौज तैयार करते हैं। जब आर्मी बड़ी हो जाती है, तब ये सीधे हमारे रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज पर हमला करते हैं और उन्हें बम की तरह फोड़ देते हैं। बाप रे।
जब आरबीसीज इस तरह ब्लास्ट होती हैं बॉडी में तो इंसान को क्या फील होता है? जब आरबीसी फटती है तो उसके अंदर से हेमोजॉइन नाम का एक बहुत खतरनाक विष या टॉक्सिन निकलता है और इसी की वजह से मरीज को भयानक ठंड लगती है और कपकपी के साथ तेज बुखार आता है। ओह, मतलब वो जो मलेरिया वाली शिवरिंग होती है वो इस टॉक्सिन की वजह से होती है? हाँ, और यही एग्जाम अलर्ट की सीक्रेट टिप है। मरीज को हर 3-4 दिन में जो तेज बुखार आता है ना, वो हमेशा आरबीसी फटने और हेमोजॉइन रिलीज होने के कारण ही आता है। इस वर्ड को अच्छे से याद कर लो। हेमोजॉइन, नोटेड। अब लिवर और खून से आगे बढ़ते हैं। बड़ी आंत का दुश्मन कौन है? बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन को टारगेट करता है एक और प्रोटोजोआ, जिससे अमीबियासिस नाम की बीमारी होती है। इसके पैथोजन का नाम है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ये आंतों में जाकर अल्सर कर देता है। पर मैम, ये हमारे पेट तक पहुंचता कैसे है? क्या इसमें भी किसी मच्छर जैसा वेक्टर चाहिए होता है? मच्छर नहीं, यहाँ हमारी घरेलू मक्खी यानी हाउस फ्लाई एक मैकेनिकल कैरियर की तरह काम करती है। मक्खी किसी इन्फेक्टेड मल पर बैठती है, वहां से रोगाणु उठाती है और उड़कर हमारे खाने पर छोड़ देती है। इसे खाने से मल में बहुत ज्यादा म्यूकस और खून आने लगता है। यो, दैट इज डिस्गस्टिंग। पर वेक्टर वही है? हाँ, एग्जाम अलर्ट यही है कि अमीबियासिस मुख्य रूप से बड़ी आंत का इन्फेक्शन है और घरेलू मक्खी इसकी मेन वेक्टर है। ओके, ठीक है। अब इन छोटी बीमारियों से आगे चलकर उन वर्म्स की बात करते हैं जिनके बारे में सोचकर ही डर लगता है। एस्करिस के बारे में बताइए थोड़ा। एस्करिस लम्ब्रिकोइड्स एक बहुत ही आम आंतों का परजीवी है, एक राउंड वर्म। यह मुख्य रूप से दूषित मिट्टी, पानी या बिना धुली सब्जियां खाने के जरिए हमारे शरीर में चला जाता है। मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ पूछने में, पर क्या ये कीड़े सच में पेट का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जब संक्रमण बहुत बढ़ जाता है तो ये कीड़े संख्या में इतने ज्यादा हो जाते हैं कि आंतों का मार्ग पूरी तरह से ऑब्स्ट्रक्ट या ब्लॉक हो जाता है। इसके लक्षणों में बुखार, मसल पेन और इंटरनल ब्लीडिंग शामिल है। इंटरनल ब्लीडिंग, ये तो बहुत सीरियस है। हाँ, और एग्जामिनर का ये फेवरेट सवाल है। एग्जाम अलर्ट, ध्यान से सुनो। अगर क्वेश्चन में इंटरनल ब्लीडिंग और इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज दोनों वर्ड्स एक साथ पूछे जाएं, तो उसका आंसर हमेशा एस्कैरिस ही होगा। आंख बंद करके मार्क कर देना। फैंटास्टिक ट्रिक। अच्छा, एक और वर्म होता है ना जो हाथी पांव वाली बीमारी करता है, वो क्या है? हाँ, उसे फिलारियासिस कहते हैं। इसके कारक हैं वुशरेरिया बैंक्रॉफ्टी और वुशरेरिया मालियाई नाम के फिलारियल वॉर्म्स। और इस बीमारी को फैलाती है एक मादा मच्छर जिसका नाम है कुलेक्स। पर इसमें पैर इतने भारी और सूजे हुए क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये कीड़े कोई रातों रात असर नहीं दिखाते। ये सालों तक हमारे निचले अंगों की लिम्फेटिक वेसल्स यानी लसिका वाहिकाओं में पड़े रहते हैं। इस वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है और पैर हाथी जैसे भारी हो जाते हैं, जिसे ग्रॉस डिफॉर्मिटीज कहते हैं। ओह, मतलब बॉडी फ्लूइड्स ठीक से ड्रेन नहीं हो पाते। सही। और एग्जाम अलर्ट के लिए एनसीईआरटी की एक बहुत ही खास लाइन है, फिलेरियासिस सिर्फ पैरों को ही नहीं बल्कि जेनिटल ऑर्गन्स यानी जाननिक अंगों को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इसे भूलना नहीं है। नोटेड। अब इन सब के बाद फंगल इन्फेक्शंस भी एक बड़ी प्रॉब्लम है ना? जैसे दाद या रिंगवर्म। हाँ, दाद मुख्य रूप से 3 फंगस वंशों के कारण होता है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन और एपिडर्मोफिटॉन। दाद ज्यादातर तुम देखोगे तो उंगलियों के बीच या जांघों के फोल्ड्स में होता है। हाँ, वहाँ पर ही क्यों ज्यादा फैलता है ये फंगस? क्या पसीने की वजह से? एकदम। फंगस को पनपने के लिए 2 चीजें सबसे ज्यादा पसंद है, गर्मी और नमी, और इन हिस्सों में ये दोनों भरपूर होते हैं। अगर तुम किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति का तौलिया, कंघी या कपड़े शेयर करते हो तो ये फंगस तुरंत तुम्हारी स्किन पर भी फैल जाता है। ये शेयर करना बड़ा डेंजरस है। बिल्कुल। एग्जाम अलर्ट, याद रखना कि रिंगवर्म स्किन पर सूखी और पापड़ीदार लीजन्स या क्षतियां बनाता है, और टॉवल या कोम शेयर करना इसके फैलने का सबसे मेन रीजन है। ओके, तो अब तक तो लग रहा है हम चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हैं, तो हम जिंदा कैसे बचें? हमारा डिफेंस मैकेनिज्म क्या कर रहा है? वहीं तो आती है हमारी बॉडी की जबरदस्त बुलेट प्रूफ जैकेट। हमारे पास एक इनेट इम्यूनिटी होती है, यानी जन्मजात सुरक्षा। ये नॉन स्पेसिफिक होती है और इसके 4 मेन बैरियर्स होते हैं। पहला है फिजिकल बैरियर, जैसे हमारी स्किन और म्यूकस। दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर, जैसे पेट का एसिड, आंसू और लार। और तीसरा है सेल्यूलर बैरियर,
जिसमें PMNL, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज होते हैं, जो खून में घूमकर घुसपैठियों को सीधे खा जाते हैं। पर मैम, ये तो 3 ही हुए, आपने 4 बैरियर्स बताए थे। चौथा कौन सा है और वो कैसे काम करता है? चौथा सबसे स्पेशल है, साइटोकाइन बैरियर, और यही एग्जाम अलर्ट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब कोई सेल वायरस से इन्फेक्ट होती है तो वो मरते मरते इंटरफेरॉन्स नाम के प्रोटीन निकालती है। ये इंटरफेरॉन्स आसपास के हेल्दी सेल्स को अलर्ट कर देते हैं और उन्हें वायरस से बचाते हैं। ये हमारी बॉडी का इनबिल्ट अलार्म सिस्टम है। वाओ, इट इज लिटरली लाइक एन इमरजेंसी सायरन। तो ये तो हुई जन्मजात इम्यूनिटी जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। और अक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है फिर? अक्वायर्ड इम्यूनिटी या उपार्जित प्रतिरक्षा स्पेसिफिक होती है, और इसकी सबसे बड़ी सुपर पावर है इसकी मेमोरी यानी स्मृति। जब पहली बार कोई बीमारी होती है तो बॉडी उसे समझने में स्लो रिस्पॉन्स देती है, पर जब वही बीमारी दूसरी बार आती है तो बॉडी अपनी मेमोरी का यूज करके बिजली की तेजी से उस पर हमला करती है। और ये हमला करता कौन है? बॉडी की आर्मी में सोल्जर्स कौन है? हमारे आर्मी के सोल्जर्स हैं बी लिम्फोसाइट्स। ये प्रोटीन की एक पूरी सेना बनाते हैं जिन्हें हम एंटीबॉडीज कहते हैं, और टी सेल्स इनकी मदद करते हैं। ये एंटीबॉडीज पैथोजन को टारगेट करके लॉक कर देती हैं। अच्छा, एंटीबॉडीज। हाँ, और एग्जाम अलर्ट सुनो ध्यान से। एंटीबॉडी की संरचना H2L2 होती है, मतलब 2 हेवी और 2 लाइट चेन्स, और दिखने में इसका आकार अंग्रेजी के लेटर Y जैसा होता है। शेप एंड H2L2 डन। पर क्या हो अगर कोई दुश्मन हमारे इन्हीं कमांडर्स पर हमला कर दे, जैसे HIV करता है? HIV का मामला सच में सबसे खतरनाक है। HIV एक रेट्रोवायरस है। ये बॉडी में घुसकर सीधा हमारे इम्यून सिस्टम के कमांडर्स यानी हेल्पर टी सेल्स को नष्ट करना शुरू कर देता है। पर एक सेकंड, मैंने पढ़ा था कि HIV किसी सेंट्रल डॉगमा के रूल को उल्टा कर देता है। वो कैसे? बहुत स्मार्ट क्वेश्चन पूछा तुमने। नॉर्मल रूल है DNA से RNA बनना, पर HIV इस रूल को तोड़ने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम के एंजाइम का इस्तेमाल करता है। इससे वो अपने वायरल RNA से वायरल DNA बना लेता है, जो हमारी बॉडी के DNA में छुप जाता है। एड्स की वजह से एक्चुअली कोई नहीं मरता, पर ये इम्यून सिस्टम को इतना वीक कर देता है कि एक आम जुकाम भी जानलेवा लगने लगता है। बिकॉज सेना ही नहीं बची लड़ने के लिए। एग्जैक्टली। और एग्जाम अलर्ट यही है कि HIV सीधे हेल्पर टी सेल्स की संख्या गिरा देता है, और इसका शुरुआती टेस्ट जो किया जाता है उसे एलाइजा टेस्ट कहते हैं। ठीक है, एलाइजा टेस्ट। अब लास्ट मेजर बीमारी पर आते हैं, कैंसर। यहाँ तो हमारी सेल्स ही अनुशासन भूल जाती हैं, है ना? सही कहा। नॉर्मल सेल्स का एक रूल होता है कि अगर वो एक दूसरे को टच करते हैं तो उनका बढ़ना रुक जाता है। इसे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं। लेकिन कैंसर सेल्स इस गुण को पूरी तरह खो देती हैं और लगातार डिवाइड होकर एक मास बना लेती हैं, जिसे ट्यूमर कहते हैं। पर क्या बॉडी के सारे ट्यूमर्स फैलते हैं और खतरनाक होते हैं? नहीं, ट्यूमर्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है बिनाइन या सुधम ट्यूमर, जो एक ही जगह पर रहता है और ज्यादा नुकसान नहीं करता, पर दूसरा होता है मैलिग्नेंट या दुर्धम ट्यूमर, जो बहुत खतरनाक है। ये ब्लड के जरिए बॉडी के नए हिस्सों में फैल जाता है। और इस फैलने के प्रोसेस को भी शायद कुछ कहते हैं ना? हाँ, और वही तुम्हारा एग्जाम अलर्ट है। ट्यूमर की सेल्स का टूटकर खून के जरिए नए अंगों तक फैलना मेटास्टेसिस कहलाता है। ये कैंसर की सबसे डरावनी प्रॉपर्टी है, इसीलिए इसका इलाज इतना मुश्किल होता है। मेटास्टेसिस, गॉट इट। मैम, आपने इतने सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिए, पर एग्जाम में MCQ सॉल्व करते टाइम एग्जामिनर हमें कहाँ फंसाएगा? देखो, एग्जामिनर के कुछ स्पेसिफिक ट्रैप्स होते हैं। पहला, टाइफॉइड वायरस से नहीं बल्कि सैल्मोनेला बैक्टीरिया से होता है। दूसरा, मलेरिया में मच्छर वेक्टर है, असली पैथोजन प्लाज्मोडियम है। तीसरा ट्रैप, जुकाम कभी फेफड़ों तक नहीं जाता, सिर्फ गले और नाक को अफेक्ट करता है। और चौथा, अगर होंठ और नाखून नीले पड़ने की बात हो तो वो जुकाम नहीं, हमेशा निमोनिया होगा। फ्यू, सच में अगर ये ट्रैप्स पता हो तो MCQs ऑप्शंस देखकर ही एलिमिनेट करना कितना हलवा हो जाएगा। एकदम। एग्जाम अलर्ट की फाइनल एडवाइस यही है कि कॉन्सेप्ट्स को रटो मत, विजुअलाइज करो। क्वेश्चन पढ़ते ही ऑप्शंस में इन ट्रैप्स को पहचानो और एलिमिनेट करो। मैम, असर्शन रीजनिंग यानी ANR वाले क्वेश्चंस का क्या, उन्हें कैसे टैकल करें? ANR के लिए एलिमिनेशन मेथड बेस्ट है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो
स्टेटमेंट ए दिया है कि इंटरफेरॉन्स इनेट इम्यूनिटी का हिस्सा है और स्टेटमेंट बी है कि ये केवल बैक्टीरिया इन्फेक्शन में बनते हैं। अब इसमें लॉजिक कैसे लगाओगे? अरे ये तो इजी है, अभी तो हमने पढ़ा था कि वो अलार्म सिस्टम यानी इंटरफेरॉन केवल वायरस के हमले पर बचता है। तो स्टेटमेंट बी में बैक्टीरिया लिखा है, इसलिए वो फॉल्स हो गया। शाबाश, बहुत बढ़िया। जैसे ही तुम्हें बैक्टीरिया शब्द दिखा, तुमने उसे फॉल्स साबित कर दिया। तो आंसर निकल गया कि स्टेटमेंट ए सही है पर बी गलत है। एग्जाम अलर्ट यही है कि एग्जाम में हर ऑप्शन से पूछो तू उत्तर क्यों है। गलत कीवर्ड दिखते ही ऑप्शन उड़ा दो। मजा आ गया। तो इस पूरी क्लास को रैप अप करने के लिए कोई फाइनल निंजा ट्रिक है आपके पास? बिल्कुल। बैक्टीरियल डिजीजेस याद रखने का एक जबरदस्त निमोनिक ले लो। दीप सिटी का टी कट नी है। डी से डिप्थेरिया, पी से प्लेग, सी से कॉलरा, टी से टाइफॉइड, टी से टेटनस और एन से न्यूमोनिया। ये सभी बैक्टीरिया से होती हैं। क्या बात है। अगर मैं आज की रैपिड रिवीजन चेन को देखूं तो हमने शुरू किया हार्वे के थर्मोमीटर से, फिर टाइफॉइड का विडाल टेस्ट, न्यूमोनिया के नीले नाखून, मलेरिया में हेमोजॉइन, फिलारियसिस में लसीका का जम होना, एंटीबॉडी का H2L2 शेप, HIV में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस और फाइनली कैंसर का मेटास्टासिस। पूरा चैप्टर कवर हो गया। बेहतरीन। बस यही फोकस चाहिए मुझे। मेरा एक मंत्र हमेशा याद रखना, जीत तुम्हारी ही होगी। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में प्रिंट कर लो, बोर्ड्स और नीट में यही छपेगा। और स्टूडेंट्स, इस सेशन के बाद खुद भी अकेले में सोचना कि कैसे हमारी चुनी हुई आदतें और लाइफस्टाइल हमें इन बीमारियों की तरफ धकेल रही हैं। हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक सीखते रहिए। स्टडी विद श्रेया की तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट।